नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। ठीक है, इसी आशा और उम्मीद के साथ हम अपने आज के विषय पे चर्चा करना चाहूँगा। आज का हमारा विषय है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जैसा कि आप लोग को ज्ञात हो गया होगा कि जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसे MHRD जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उसने जारी कर दिया है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि अब इस मिनिस्ट्री का नाम जो है बहुत जल्द चेंज हो जाएगा और इसे हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानने वाले हैं। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे विस्तार में कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या बेनिफिट जो दी गई है पॉलिसी में, क्या क्या इसमें चीज़ों को बढ़ावा दिया गया है। तो मेन पॉइंट पे हम लोग का फोकस रहेगा थोड़ा सा। पहला जो पॉइंट है, इसका मेन उद्देश्य है कि हमारी जो शिक्षा है उसको अच्छा किया गया है, उसको रेक्टिफाई किया जाए, उसमें जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए। तो सबसे पहला क्या है कि पुअर लिटरेसी, मतलब साक्षरता जो है वो काफ़ी कम है, मतलब ढंग का नहीं है। पुअर लिटरेसी को रेक्टिफाई करने के लिए ये सबसे पहला जो कदम उठाया गया है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। दूसरा है ये जो बच्चों का ड्रॉप आउट है, मतलब स्कूल से निकल जाते हैं, बेसिकली वो मिडिल स्कूल लेवल पे या सेकेंडरी लेवल पे, तो उस चीज को क्या करना है, कम करना है, खत्म करना है। ठीक है। और तीसरा जो चीज है इसमें, ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है हायर एजुकेशन की तरफ, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को ध्यान रखा गया है। ऐसी बात नहीं कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पहले नहीं थी, ये थी, लेकिन शायद वक्त की नचागत को समझते हुए अब इस पे विशेष रूप से और ध्यान दिया जाएगा और इस क्षेत्र में और अच्छे तरीके से काम करने का जो है उद्देश्य बना चुकी है सरकार, जिससे कि हम युवाओं को और अवसर मिल सके और हम लोग अपने जीवन पथ पे आगे बढ़ सके। चौथा चीज जो मैंने इसमें पाया कि ये जो पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये जो है चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर, जब बच्चा मतलब एजुकेशन का ABC भी नहीं समझता है, तब उसे किस तरह से ट्रीट किया जाए, कैसे उसे आगे बढ़ाया। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो हमारा मॉडर्न स्कूल्स है, तो उसमें बेसिकली प्री-KG नर्सरी जैसे क्लासेस का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, या प्ले स्कूल जैसे कि किंडरगार्टन वगैरह हुआ, इस तरह का। तो उसी तरह से सरकार भी चाहती है कि उस तर्ज पे जो है बच्चे को बिफोर एंट्रिंग इनटू स्कूल बच्चे को क्या किया जाए, नरिश किया जाए, ताकि वो अच्छा से अच्छा वो परफॉर्मेंस आगे में भविष्य में कर सके। और जो इसमें है, ये जो कैरिकुलम है, पाठ्यक्रम जो है, पाठ्य योजना जो है, इसके ऊपर भी फोकस किया गया है कि किस तरह से इसको बनाया जाए, इसको रीस्ट्रक्चर्ड किया जाए। फिर से इसमें मतलब बदलाव का काफी जरूरत है, तो इस चीज को मद्देनजर भी इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में दिया गया है। और इसमें फोकस टीचर्स के ट्रेनिंग पे भी किया गया है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब मेन हम लोगों ने इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को बेसिकली हम देख सकते हैं कि दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, अगर हम स्कूल लेवल की बात करते हैं, तो जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते थे 10+2, उस कॉन्सेप्ट को चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया। अब 5+3+3+4 क्या है, अब समझने का वाली बात, जो 1 से 5 क्लास का जो स्टेज है उसको फाउंडेशन एजुकेशन के नाम से हम लोग समझते हैं। दूसरा जो 3 साल है, 5 से 3 साल, वो आपका प्रिपेरेटरी स्टेज है, जिसमें बच्चा को तैयार किया जाता है आगे की क्लासों के लिए। और +3 मतलब 8
और 3 मतलब कि 10th लेवल की आपका मिडिल फेसेस है, और फिर आपका जो है सेकेंडरी स्कूलिंग जो 4 लेवल का है, मतलब कि आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज कर सकते हैं और आप उसमें आप देख सकते हैं। स्कूल में जो फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है कि आप मल्टी स्ट्रीम सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, रख सकते हैं। और बोर्ड जैसा कि हुआ बना रहता था हमारे एग्जाम में, हमारे समय भी हुआ था कि बोर्ड एग्जाम है, तो उसको क्या किया गया है, डाइल्यूट कर दिया गया है। मतलब कि उसके जैसे अगर हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, तो जो डाइल्यूट होता है उसमें पानी का मात्रा ज्यादा रहता है, एसिड का मात्रा कम रहता है, और कंसंट्रेटेड में ज्यादा रहता है। तो पहले हमारा जो बोर्ड एग्जाम था वो बहुत ही कंसंट्रेटेड समझिए एसिड था, और अब इसको डाइल्यूट करके मतलब इसकी महत्व को थोड़ा कम कर दिया गया ताकि बच्चे के मन में फियर ना रहे, डर ना रहे बोर्ड एग्जाम को लेकर। और एक जो चीज इसमें है मल्टी लैंग्वेज बोल सकते हैं, मल्टी लैंग्वेज बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी इसमें एडॉप्ट किया गया है। क्या है ये कि बच्चा जब तक 8 क्लास तक पढ़ाई कर रहा है तो वो चाहे तो अपने लोकल लैंग्वेज मदर टंग इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम जो आपका इंस्ट्रक्शन ऑफ रहेगा वो उसके लोकल लैंग्वेज में रह सकता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों को जो है इनफॉर्मल इंटर्नशिप के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, कम से कम 10 दिनों के लिए उनके स्कूल में, ताकि वो एक नई चीज को सीख सके। जैसा कि हम लोगों ने समझा था अपने बीएड के दरमियान कि एक नई तालीम जो है महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो उसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हमें ऐसा लगता है कि इस चीज को लाया गया है ताकि बच्चों को एक सही वोकेशनल स्किल को प्रदान किया जा सके। अब हम बात करते हैं कॉलेजेस के ऊपर में। तो कॉलेजेस के ऊपर में इस शिक्षा नीति के द्वारा कहा गया है कि जो भी कॉलेज में आदमी एडमिशन लेना चाहता है वो एक कॉमन एंट्रेंस के थ्रू उनका एडमिशन कराया जाएगा, जिस एग्जाम को कौन सी एजेंसी कंडक्ट कराएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो है एग्जाम कंडक्ट कराएगी, और आप साल में 2 बार जो है एग्जाम दे सकते हैं एंट्रेंस के रूप में। उसके बाद है कि जो आपको है 4 साल का जो बैचलर डिग्री है वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे बेस्ड हो सकता है। और ये जो है अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है कोई सब्जेक्ट, आपको आपके गार्जियन ने, आपके आसपास ने, या हो सकता है कि आपने अपने शौक से ही कुछ नया लिया हो और आपको लगता है कि हम उसमें अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको ड्रॉप आउट कर सकते हैं, वहां से निकल सकते हैं उस कोर्स को छोड़ के। तो पहले क्या होता था कि जब भी हम लोग कोर्स छोड़ते थे तो एक तरह से हमारा साल बर्बाद हो जाता था, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी जो है कोई तरह की डिग्री नहीं देती थी। लेकिन अब क्या है कि आप जहां तक पढ़ेंगे 1 साल, 6 मंथ, 1 सेमेस्टर, चूंकि अब सेमेस्टर सिस्टम चलता है तो आपको वहां तक का क्रेडिट दिया जाएगा। मतलब कि आप जब भी कहीं पे जाएंगे जॉब अपॉर्चुनिटी की तलाश में, तो आपको मतलब ये नहीं माना जाएगा कि आपने बैक दिया है, आपका ईयर बैक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एक कि अब यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हुई, कॉलेजेस हुई, इनको पूरी तरह से छूट दे दिया गया है। क्या छूट दे दिया गया है कि ये अपने फी को अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। देयर विल बी नो इंटरवेंशन विद गवर्नमेंट। लेकिन एक शर्त है, अगर वो कॉलेजेस, अगर वो यूनिवर्सिटी बैंक से अगर ग्रांट मांगता है या किसी तरह की सुविधाएं मांगता है, तब गवर्नमेंट जो है उस चीज पे उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, फिर अपने अधीन, अपने नियमों के अधीन उसे बांध सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अब जो है यूनिवर्सिटी के लिए आगे के 15 साल तक ऐसा डिसाइड किया गया है कि किसी भी कॉलेज का जो है एफिलिएशन नहीं दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के तहत, और जो भी कॉलेजेस होगा या यूनिवर्सिटी होगा उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का ही दर्जा दिया जाएगा।
और जो मुख्य चीज जो है, जो इस 21st सेंचुरी में कोशिश किया गया है सम्मिलित करने का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, ये वो है कि किस तरह से हम देश के अलग अलग देशों के साथ हम लोग और अपने देश को प्रगति के पाथ पे ले जा सके, और कैसे डेवलप कंट्री के साथ हम मतलब अपने आप को रख सकें। अब तो ये छोटी मोटी बात थी जो मुझे समझ में आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, लेकिन मैं जो मेन बात है, आज से 1947 से लेकर के अभी तक और आगे तक भी, जब तक भी हो, हमारा जो देश है हमेशा कोशिश किया है कि अच्छाइयों को सम्मिलित किया जाए। जितना भी पॉलिसी है उसमें अच्छाइयाँ जो भी है हर देश का वो लेके बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस बार भी सरकार का यही उद्देश्य है और अपने देश को आगे बढ़ाने का उद्देश्य है। पॉलिसी कैसे भी हो, हर पॉलिसी में कुछ न कुछ कमी तो आती ही है, लेकिन अगर हम कमियों से ज़्यादा उसमें जो अच्छाइयाँ हैं उस पर अगर फोकस करें तो शायद हम अपने समाज का, अपने देश का, अपने आपका, अपने व्यक्तित्व का ज़्यादा विकास कर सकते हैं। कमियां तो हर जगह रहती हैं, जैसा कि आप सब हम जानते हैं कि इंसान जो है गलतियों का पुतला है। तो इसे ऐसा तो नहीं मान सकते कि ये पॉलिसी एक तरह से यही जीवन भर रहेगा। समय के साथ साथ इसमें और भी बदलाव आएंगे, लेकिन जरूरत है कि इनकी अच्छाइयों को समझ के इनका हम लोग पालन करें, आगे बढ़े। जैसा कि आप जानते होंगे कि जीडीपी हमारे देश का जो होगा, उस जीडीपी का बताया जा रहा है कि 6% जो है शिक्षा के ऊपर जो है खर्च करने की बात कही गई है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि अभी जो है हमारी शिक्षा के ऊपर तकरीबन 3% का जो है जीडीपी का भाग को, अंश को जो है वो खर्च किया जाता है। तो इस चीज को बढ़ाया गया है, ये अच्छी बात है। और किसी भी पॉलिसी जो निर्माता होते हैं वो बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हम लोग कागजों में तो बहुत अच्छी पॉलिसी बनाते हैं, अच्छे कानून बनाते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो समाज में कितना अच्छा ढंग से ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे किस तरह से एप्लीकेबिलिटी हो पाता है, इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के डेट में, आज के समय में जो हमारे शिक्षकगण हैं, वो चाहे सरकारी स्कूल में हो की मैं बात कर रहा हूँ, या सरकारी कॉलेजेस या सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में, इन्हें इतना ज़्यादा दबा दिया जाता है, सरकारी कागजों में उलझा दिया जाता है कि ये उतना अपने ज्ञान को जो है बच्चों तक पहुंचा नहीं पाते। वो जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जाती है। तो मैं बताऊंगा कि इसमें पॉलिसी कोई भी आ जाए शिक्षा के ऊपर, लेकिन सबसे अहम जो रोल होता है, अहम जो किरदार होता है, वो शिक्षक को ही निभाना पड़ता है। और शिक्षक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है, क्योंकि वह स्टूडेंट का एक रियल हीरो होता है। तो मैं हर शिक्षकों को विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करें, ताकि हमारा देश और आगे बढ़ सके। क्योंकि जो भी नीतियाँ हैं उन्हें सरकार ने तो लागू कर दिया है। ऐसी बात नहीं थी कि पहले भी अच्छी पॉलिसी नहीं थी, पहले भी अच्छी पॉलिसी थी, अब भी है और हमेशा रहेगी। लेकिन बात यह है कि हम लोग उस चीज को सही ढंग से लागू नहीं कर पाते हैं, मेहनत नहीं उस तरह से कर पाते हैं, बच्चों के अंदर वो जिज्ञासा, वो ताकत जगा नहीं पाते हैं। मतलब अगर सरकारी स्तरों पे बात करें सब कुछ है, लेकिन पता नहीं कहीं कमजोरी हम में है, हम शिक्षक में है। तो मैं चाहूँगा कि मैं सभी शिक्षकों से अनुरोध करूँगा और मैं कहूँगा कि आप लोग कृपया अपना
100% देने का प्रयास करें, क्योंकि यह देश आप ही का है, किसी और का नहीं। और सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझें, क्योंकि जो दर्द अगर आपके बच्चे को होता है या कमी महसूस होता है, वही दूसरे के बच्चों को भी होता है। तो अगर आप सही ढंग से बच्चे को दिशा नहीं दे रहे हैं, आप बच्चे को अगर सही से सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बच्चों के साथ साथ अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। तो मैं ये पुनः विनम्र निवेदन करूंगा कि हर इंसान के पास नॉलेज नहीं होता है, लेकिन नॉलेज गेन किया जा सकता है। तो आपको जो स्थान दिया गया है समाज में, इस स्थान का सदुपयोग कीजिए और हमारे छात्रों को, हम छात्रों को हमें और सीखने का अवसर दीजिए। हम लोग कई बार समझ लेते हैं कि हम तो शिक्षक हो गए, हम तो ज्ञान के स्वामी हैं, ज्ञाता हैं, और अल्टीमेटली जो है हम अपने लर्निंग को क्या कर देते हैं, स्टॉप, सीखने की जो प्रवृत्ति है उसको खत्म कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि मैं यही सिर्फ कहूँगा कि टीचर को हमेशा लर्नर बने रहना चाहिए, सीखना चाहिए। और सिर्फ एक ही कहूँगा बात की, अपने जैसे आप अपने बच्चों को अच्छा चीज देने के लिए अग्रसर रहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा बने, अच्छे से रहे, जिए खाए, उसी तरह से जिस यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, जिस कॉलेज में जाते हैं, जिस स्कूल में जाते हैं, दूसरे का ही बच्चा होता है। तो अगर आप ध्यान दें तो हमारे देश का, समाज का जो है विकास हो सकता है, हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। अंत में एक ही बात कहूँगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बेकार की बातों को छोड़ो, रूठ ना जाए रहना। अर्थात ये शब्द मैंने इसलिए प्रयोग किया है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर जो है बहुत सारे लोगों का मतलब क्रिटिसिज्म है। ये अच्छी बात है कि हमारा लोकतंत्र है, हमें बोलने की आज़ादी है, हमारे को क्रिटिसाइज करना चाहिए, उसकी कमियों को पहचानना चाहिए ताकि हम आगे में और अच्छा कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ अब जो हो रहा है उसमें से अच्छाइयों को भी देखना चाहिए। और मैं इतना ही बोलूँगा कि शिक्षक का बहुत बड़ा रोल प्ले है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। अगर शिक्षक अपने कर्तव्यों को सही से नहीं निभाते हैं तो ये एजुकेशन पॉलिसी कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट अगर नहीं सही से हो पाया तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हम इतना ही कहेंगे कि हर शिक्षकगण पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे हौसले के साथ, पूरे उत्साह के साथ जो है अपने ज्ञान को बांटे, ज्ञान को बढ़ाएं बच्चों में और बच्चों का हौसला बढ़ाएं ताकि वो जीवन के हर पथ पे आगे बढ़ सके और अपने समाज, अपने देश को एक नई ऊंचाई पे ले जा सके। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।